हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर देखा था। अब उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति के बारे में पढ़ा था कि श्रीलंका ने सत्ता में साझेदारी नहीं की और कैसे उस देश के अंदर एक गृह युद्ध का माहौल बन गया था। यदि वो शक्ति में बंटवारा कर देते, सभी लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को सत्ता में भागीदार बना लेते, तो वहाँ पर युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। यही दूसरे हाथ पे बेल्जियम ने क्या किया, शक्ति को बांट लिया और वहाँ पर शांति स्थापित कर दी। बेल्जियम के तीनों समुदाय मैंने बताया था, डच, फ्रेंच और जर्मन भाषियों के बीच में शक्ति को बांट लिया था, इसलिए वहां पर शांति हो गई थी। अब शक्ति को जो बांटा था वो 3 फॉर्म में मुख्यतः बांटा जाता, 3 फॉर्म में। तो इन्हीं को फॉर्म को हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप, कि किन किन रूपों में सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। जो पहला रूप है वो क्षैतिज वितरण है, पहला रूप क्षैतिज वितरण है, ठीक है। और दूसरा जो रूप है वो ऊर्ध्वाधर वितरण है और तीसरा रूप है सामुदायिक वितरण। बेटा क्वेश्चन में भी आ जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। तो ये तीनों रूप है। आइए अब देखते हैं इनके बारे में। पहले आप ये देखिए, जब शक्ति का विभाजन सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब देख लेते, पहले से अच्छे से देख लेते, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। आपको पता है बेटा, ये मान लीजिए केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार है, ठीक है, और ये राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार है। अब इनके 3 अंग होते हैं, मुख्यतः 3 अंग होते हैं बेटा, 3। इसके भी 3 होते हैं। आपको पता है इसका पहला जो अंग होता है वो विधायिका होती है। कौन सा? विधायिका। दूसरा अंग होता है कार्यपालिका और जो तीसरा अंग होता है वो होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। इसके भी 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बेटा तीनों के अंग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये पूरे देश के लिए है, ये पूरे देश के लिए है और सिर्फ ये राज्यों के लिए, ये पूरे देश के लिए, ठीक है, ये पूरे देश के लिए, और ये किसके लिए, राज्यों के लिए, बस। अब ध्यान से देखना, विधायिका कौन होती है, जो कानून बनाती है, कानून निर्माण करते, कानून बनाते पूरे देश के लिए, ठीक है। और यहाँ पर विधायिका कौन होती है, जो कानून बनाती है, ये भी कानून निर्माण करती है, लेकिन सिर्फ जिस राज्यों के लिए, किसके लिए, राज्यों के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, कानून लागू करती है, कानून लागू करती है, ठीक है, लागू करती है। और ये कानून तोड़ने वालों को सजा देती है और साथ में न्याय करती है, ठीक है, और न्याय करती है। ठीक उसी तरह ये भी कानून लागू करती है, ठीक है, और वो क्या करती है, सजा देती है और न्याय करती है। बेटा तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ये पूरे देश में ऐसा करते हैं और ये पर्टिकुलर जिस राज्य की राज्य सरकार होगी उस राज्य के बारे में ऐसा करेगी। तो आप यहाँ पर देखिए, जो विधायिका है वो देश पे कौन है, संसद, कौन है, संसद। और जो कार्यपालिका है वो कौन है, पूरे देश की, पीएम और उसकी काउंसिल, पीएम और उसकी काउंसिल। और जो न्यायपालिका है पूरे देश के लिए कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और वही राज्यों की मैं बात करूं तो राज्यों में विधायिका कौन है, विधानसभा, विधानसभा जो कानून राज्यों के लिए बनाती है, अपने अपने राज्य के लिए, हर राज्य में एक विधानसभा होती है जो राज्य के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका में सीएम, यहाँ पर पीएम और उसकी काउंसिल, यहाँ पर सीएम और उसकी काउंसिल, ठीक है।
और न्यायपालिका में कौन होती है बेटा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट होती है पूरे देश के लिए, यहाँ पर कौन होती है, हाई कोर्ट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार के बीच में 1 अंग, 2 अंग और 3 अंग, इन तीनों के अंगों के मध्य क्या हो रहा है, शक्ति का विभाजन। की शक्ति क्या हो रही है, शक्ति का विभाजन हो रहा कि विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी, इन्हें ये पावर दे दी, कार्यपालिका को क्या पावर दे दी, आप कानून लागू करना, और न्यायपालिका को क्या पावर दे दी कि आप कानून तोड़ने वालों को सजा देना, और राज्य सरकार में भी ऐसी व्यवस्था कर दी। अब इनके बीच में जो शक्ति का जो विभाजन हुआ है, उसी विभाजन को क्या कहते हैं, उधर क्षैतिज वितरण, क्या कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य जो शक्ति का विभाजन होता है उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब देखो ये तो इनके अंदर की बात हो गई, अंदर की बात हो गई इनकी, ठीक है, इसकी अलग अंदर की बात हो गई। अब ये मिला के राज्य सरकार बनती है और ये मिला के केंद्र सरकार। अब इन दोनों के बीच में जो शक्ति बटेगी, इन दोनों के बीच में जो शक्ति बटेगी, शक्ति का जो विभाजन होगा इन दोनों के मध्य, पहले इनके अंगों के मध्य हुआ था आपस में, अब इनका क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्ति का विभाजन होगा उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। देखिए जब शक्ति का विभाजन, शक्ति बढ़ रही है सरकार के 2 स्तर पे, कौन कौन से, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य, तो उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जब शक्ति इनके अंगों के मध्य बांटी जाएगी तो उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको पता है समाज में अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, यदि किसी एक समुदाय विशेष को शक्ति मिल जाती और दूसरे समुदाय के व्यक्तियों को शक्ति नहीं मिलती तो हो सकता है वो विद्रोह कर सकते हैं, संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए समाज के विभिन्न समुदायों के मध्य शक्ति को बांटा जाता है ताकि वहां पर शांति और बंधुत्व की भावना और समानता की भावना का विकास हो सके। जब शक्ति का विभाजन समाज के विभिन्न समुदायों के मध्य होता तो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक वितरण कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शक्ति कैसे कैसे बांटी जा सकती है। पहले सरकारों के अंदर, अंगों के अंदर, फिर अंगों से ऊपर आई है तो सरकारों के बीच में, फिर समुदायों के बीच में। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट यानी सरकार के 3 अंग, और इसे ऐसे याद रख सकते हो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, अब देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कैसे बटेगी शक्ति, ये पता चल गया। अब शक्ति बांटी क्यों जाए, क्या रीजन है, तो पहला रीजन क्या है, तानाशाही को रोकने के लिए। बेटा तानाशाही क्या होती है पहले आइए समझ लीजिए। शासन के 3 अंग होते हैं, किसी भी देश में जो शासन चलाया जाता है, शासन के कितने अंग होते हैं, शासन के 3 अंग होते हैं, कि किसी भी देश में शासन 3 तरीके से चलेगा, शासन के 3 अंग होते हैं। किसी भी देश में शासन चलाने के 3 तरीके, पहला तरीका राजतंत्र, पहला तरीका राजतंत्र, ठीक है, दूसरा तरीका लोकतंत्र, ठीक है, और तीसरा तरीका तानाशाही, तानाशाही। राजतंत्र क्या होता है, राजा प्लस तंत्र, तंत्र मतलब क्या होता है, शासन, तंत्र मतलब क्या होता है, शासन, ये बन गया राजा का शासन, राजा का शासन। बेटा राजा के शासन में वहाँ पहले आपको पता है मध्यकालीन इतिहास में राजाओं के शासन के बारे में, यानी कि जब मुगल, मराठा, ये जब इनका जो शासन का दौर था उसे राजतंत्र कहते, जिसमें राजा का शासन था। आज के समय में सऊदी अरेबिया, ब्रुनेई, ये देश है जहाँ पर आज भी क्या है, राजतंत्र, क्या है आज भी, राजतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र क्या है बेटा, लोक प्लस तंत्र, तंत्र मतलब आपको पता चल गया शासन, लोक मतलब जनता, यानी कि ये क्या बन गया, जनता का शासन, क्या बन गया, जनता का शासन।
जनता का शासन। आज के समय में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, अधिकतर देशों में लोकतंत्र अपनाया गया है। कौन सा? भारत, पाक, बांग्लादेश। हालांकि यहाँ पर अब क्या है, तानाशाही चल रही है, ठीक है, आदि। अब बेटा देखो, आपको पता है जनता का शासन हमारे देश में, इंडिया में भी लोकतंत्र है। क्या हम शासन चला रहे हैं? जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं चलाती। जनता कैसे शासन चलाती है? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो हमारे शासन चलाता है और हमें रिप्रेजेंट करता है। यदि आप एक एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, एक स्कूल है, स्कूल में एक टीचर है, क्लास टीचर। अब उसने एक मॉनिटर नियुक्त किया। अब उसे शक्ति दे दी कि क्लास की जिम्मेदारी आपकी है, आप बच्चों को बताइए कैसे होगा, क्या होगा। अब शक्ति किसके पास है? मॉनिटर के पास में, ठीक है। उसे आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए, पीएम या कुछ भी, ठीक है। और अब जब कुछ समय बाद टीचर ने क्या किया, उस मॉनिटर को हटा दिया और किसी और बच्चे को मॉनिटर बना दिया। शक्ति किसके हाथ में थी? मॉनिटर के हाथ में सारी। लेकिन मेन शक्ति किसके हाथ में थी? टीचर के हाथ में, क्योंकि उसने हटा के किसी और को ला दिया। तो मेन शक्ति ऐसी लोकतंत्र में जनता के हाथ में मेन शक्ति होती है। जिसे बिठाया, अगर उसने काम नहीं किया उसे हटाया, किसी और को लाया, यानी कि उसके पास शक्ति थी, लेकिन वो जनता से ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि जनता ने शक्ति दी थी और जनता ने शक्ति वापसी ले ली। इसलिए किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिए। तानाशाही क्या होती है बेटा? जब कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी, कोई एक संस्था अपने बलपूर्वक या सेना का प्रयोग करके देश पे जबरन, देश पे क्या जबरदस्ती क्या कर लेती है? कब्जा। जबरन क्या कर लेती है? कब्जा, या शासन की बागडोर अपने हाथ में जबरदस्ती ले लेती है, बिना जनता की मर्जी के, बिना इलेक्ट हुए अपने हाथ में शासन की बागडोर ले लेती है। आज के समय में इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा इसका नॉर्थ कोरिया। क्या एग्जाम्पल है? नॉर्थ कोरिया। उसमें आपको पता है एक व्यक्ति है किम जोंग उन, वो शासन चला रहे, ठीक है। तो अब आपको तानाशाही क्लियर हो गया होगा, तानाशाही क्या होती है। तो तानाशाही, बच्चों हम कह रहे देश में लोकतंत्र है, यदि शक्ति नहीं बांटी गई और किसी एक व्यक्ति को दे दी गई शक्ति, और यदि वो व्यक्ति या वो पार्टी या कोई वो संस्था यदि अपने दिमाग से या फिर सोच विचार करके एक भी गलत डिसीजन लेती है और किसी और के पास पावर नहीं है उसके अलावा, तो क्या उसे कोई रोक पाएगा गलत डिसीजन लेने से? नहीं रोक पाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा? नुकसान होगा। और ये तानाशाह जो होते हैं अपनी मन मर्जी से गलत सही कुछ नहीं देखते, जो इनके मन में आता हो वो करते, चाहे जनता के हित में हो या ना हो। इसलिए यदि शक्ति नहीं बांटी जाएगी तो एक तानाशाही स्थापित हो जाएगी और जनता के हित के बारे में नहीं सोचा जाएगा। इसलिए शक्ति को बांटना जरूरी है, ताकि यदि कोई एक व्यक्ति गलती करे तो दूसरा व्यक्ति उसे रोक ले, ठीक है। जब शक्ति को विभाजित नहीं किया जाता तो शासन की बागडोर क्या हो जाती है? निरंकुश सरकार या व्यक्ति के हाथ में चली जाती है। आपको अभी मैंने बताया, जब शक्ति नहीं बांटेंगे तो किसी शक्ति का केंद्र कितना होगा? एक केंद्र होगा खाली, और शक्ति वो अपनी मनमर्जी से शासन चलाएगा और वहां तानाशाही स्थापित हो जाती है, ठीक है बेटा। आप दूसरा पॉइंट देखें, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग। आप कह रहे हो कि हमारे देश में लोकतंत्र है, और यदि आप शक्ति नहीं बांट रहे, तो मैंने अभी बताया शक्ति नहीं बांटेगी और एक किसी एक के पास होगी तो कौन सा रूप होगा? तानाशाही। आप कह रहे लोकतंत्र है और शक्ति बांट नहीं रखी, किसी एक केंद्र पर शक्ति दे रखी है, तो क्या वो लोकतंत्र है? तानाशाही, तानाशाही का रूप है ना वो, तो आप उसे लोकतंत्र नहीं कह सकते। और आने वाले समय में अगर आपने ऐसा किसी देश में हुआ भी है तो आने वाले समय में लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा, ठीक है। आइए, यदि किसी देश में लोकतंत्र होता है तो वहां पर शक्ति का विभाजन होना भी आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र है तो शक्ति का विभाजन भी साथ में,
यदि शक्ति का विभाजन नहीं होता है तो लोकतंत्र किस में बदल जाएगा? तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, समाज में तनाव खत्म करने के लिए बच्चों, मैंने पहले भी बताया था सामुदायिक वितरण से, जैसे कि यदि समाज में शक्ति का विभाजन सही तरीके से नहीं हुआ तो लोगों में भेदभाव की या बेगानेपन की भावना का विकास होगा, जिसके कारण वो संघर्ष कर देंगे और देश के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, जैसे हमने श्रीलंका में देखा था। इसलिए समाज में तनाव की स्थिति पैदा ना हो, समाज में संघर्ष ना हो, देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा ना हो, शांति, समानता और बंधुत्व की भावना बनी रहे, इसलिए क्या जरूरी है? समाज में समानता और इसलिए क्या जरूरी है? आवश्यकता है इस बात की शक्ति को बांटा जाए। इसलिए समाज में समानता और शांति स्थापित करने हेतु शक्ति का विभाजन करना महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया शक्ति को बांटना जरूरी है। यदि शक्ति विभाजित नहीं की तो क्या होगा? समाज के लोगों के मध्य में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी और जो आगे चल के गृह युद्ध का रूप धारण कर लेगी। बेटा आप अब देखिए शक्ति ना बांटने के कितने कारण हैं, कितने नुकसान है। लोगों गृह युद्ध की शुरुआत, तानाशाही की शुरुआत देश विकास नहीं विनाश करेगा। देश को यदि विकास के पथ पे ले जाना है तो आपको शक्ति बांटना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कोई भी व्यक्ति हर समय सही डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी संस्था हर समय सही डिसीजन नहीं ले सकती। व्यक्ति लालची होते हैं, इसलिए एक व्यक्ति अगर लालच में आके या किसी कारण से गलत डिसीजन ले रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसे रोकने की शक्ति, अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसलिए शक्ति का बंटवारा जरूरी है और सत्ता में साझेदारी भी जरूरी है, ताकि देश के नागरिकों में समानता और बंधुत्व की और अपनेपन की भावना बनी रहे। आपको पता है श्रीलंका में शक्ति नहीं बांटी थी तो क्या हुआ? वहां पर उनके मन में बेगानेपन की भावना उत्पन्न हुई और अपने देश के लोगों के खिलाफ क्या उठा लिए? हथियार उठा लिए थे। एक उग्रवादी संगठन बना दिया था लिट्टे 1976 में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम। फिर वहां पर गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने शक्ति को तीनों समुदायों में बांटा, तीनों समुदायों के अंदर समानता, बंधुत्व की भावना पैदा हुई। तीनों समुदाय के लोगों ने आपस में मिलकर रहने का एक डिसीजन लिया, शांति के साथ रहने का डिसीजन लिया, शासन को सुचारू रूप से चलाने का डिसीजन लिया, जिसके कारण देश में शांति स्थापित हुई और देश विकास के पथ पर चला। इसलिए शक्ति, मैंने शुरुआत में बता दी थी, टाइटल क्या था? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी श्रीलंका ने नहीं की तो उसने नकारात्मक प्रभाव मिले, और जबकि बेल्जियम ने कर ली तो उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। यदि बच्चों और कोई इंक्वायरीज हो तो कमेंट में पूछे, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।